जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कैसे हो। हमने कल संधि जो टॉपिक हमारा बड़ा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से लगभग राजस्थान आरपीएससी हो, भले कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टेट लेवल हो, बल्कि जिसमें जहाँ वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें हमारा हिंदी व्याकरण आता हो, उसके लिए हमने संधि टॉपिक कल कंप्लीट कर लिया था। और ये बहुत मोस्ट यूज़फुल टॉपिक था, जिसमें हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल कंप्लीट किए और सभी कॉन्सेप्ट को भी समझा और सभी जो एग्ज़ाम्पल हैं और पीवाईक्यू भी इसमें दिखाए हुए हैं, ये सब हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समास। आज से हम समास शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। समास का आशय क्या है। हर भाषा अपने में कुछ ऐसा कौशल विकसित करती है कि वह कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यक्त कर सके। इसके लिए शब्द प्रयोग में संलिप्तता पर भी बल होता है। समास का जन्म कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। यह शब्द प्रयोग की संलिप्तता दो तरह से हो सकती है। एक तो शब्द कम करके, जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के समूह में से एक शब्द और को कम कर दें और दिन रात दो शब्दों द्वारा वही दिन और रात वाला अर्थ व्यक्त कर दिया जाए। दूसरी कोटि की संलिप्तता दो शब्दों को पास में बैठाने पर दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न एक तीसरा अर्थ देने से संबंधित है। एक नए अर्थ के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग न कर पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकालकर ऐसे किया जाए, जैसे लंबोदर में गणेश का अर्थ दे देना। शब्दों की उक्त तरह की संलिप्तता को समास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संलिप्तता की यह प्रक्रिया शब्दों को पास पास सम यानी उचित रूप में अर्थवान रूप में प्लस आस पास बिठाने से होती है, जो समास नाम से जानी जाती है। संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती। वहाँ दो शब्दों के निकट आने के कारण पहले वाले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे वाले शब्द की प्रथम ध्वनि में कहीं कुछ ध्वनिगत परिवर्तन आ जाता है, जैसे लंबोदर में लंबा आ तथा उधर ऊ में आ और ऊ के निकट आने पर ओ स्वर बन जाता है। किंतु लंबा है उधर जिसका शब्द समूह को संलिप्त कर केवल लंबोदर बना देना समास की प्रक्रिया है। अतः लंबोदर में पहले समास की प्रक्रिया चलती है और फिर संधि की। लेकिन दिन रात में समास तो है किंतु संधि नहीं है, क्योंकि जहाँ पास आने वाली ध्वनियाँ ही ऐसी हैं कि उनमें परिवर्तन ही नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ समास हो वहाँ वहाँ संधि भी हो ही, है ना। आगे है संधि ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो ध्वनियों के मिलने से ध्वनिगत परिवर्तन होता है, जबकि समास शब्द के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार संधि और समास की अवधारणा को अलग अलग तरह से जानना जरूरी है। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप कर पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द को समास पद, समस्त पद या समासयुक्त पद कहते हैं। इन जुड़े हुए पदों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह संधि के अर्थ में विच्छेद कहते हैं। आगे समास के भेद है, तो अब हम समास के भेद समझेंगे भाई। एक समास में न्यूनतम दो पदों का योग अवश्य होता है। समास के उन दो पदों में से किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है और अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रमुख हो उसे अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रमुख हो
तत्पुरुष समास जिसमें दोनों ही पदों के अर्थ समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों ही पदों के मूल अर्थों से भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे समास के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। अव्ययीभाव समास देखो, अब जो पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है और जो दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है जिस समास में, उसमें तत्पुरुष समास होता है। इसमें कर्मधारय समास भी होता है, तत्पुरुष द्विगु समास भी होता है और कर्मधारय द्विगु कर्मधारय समास भी होता है। फिर जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान में क्या होता है, जिसमें जिस समास में कोई और ही पद प्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास मूलतः अपनी समासगत संरचना में तो अव्ययी भाव द्वंद्व या तत्पुरुष होता है, किंतु विशिष्ट अर्थ देने के कारण वही समास बहुव्रीहि की श्रेणी में रूपांतरित हो जाता है। प्रतिकूल समास का रूप नहीं बदलता, प्रतिकूलों नहीं बदलता। इसका प्रथम पद प्रति उपसर्ग भी है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास का गुण अपरिवर्तनशीलता है। किंतु यह अव्ययी भाव समास अब बहुव्रीहि बन गया, क्योंकि अब इसका अर्थ कूल यानी किनारे से विपरीत न होकर तीसरा अर्थ विरुद्ध हो गया है। इसी प्रकार लंबोदर समास, लंबा है उदर जिसका गणेश, आगे तत्पुरुष से बहुव्रीहि गणेश बना है, तो लिपा पोती लीपना और पोतना द्वंद्व समास की संरचना लिए हुए हैं, किंतु तीसरा अर्थ असलियत को छिपाना निकलने के कारण लिपा पोती भी बहुव्रीहि समास ही है। आगे समास का निर्धारण। अर्थ के आधार पर समास का निर्धारण कैसे होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जैसे कर शब्द का फर्स्ट हाथ, सेकंड किरण, थर्ड सूंड, फोर्टेक्स और 5 क्रिया, काम कर आदि होते हैं। ये सब काम कर आदि होते हैं। उसी प्रकार एक समास के भी एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, जैसे चतुर्भुज फर्स्ट, 4 भुजाओं का क्षेत्र। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वाक्य में चतुर्भुज का अर्थ 4 भुजाओं वाले क्षेत्र से ही है, अतः यह द्विगु समास है। किंतु हमारे पड़ोस में चतुर्भुज जी का मंदिर बन रहा है। वाक्य में चतुर्भुज का अर्थ विष्णु से है, अतः जहाँ चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है यानी कोई और ही अर्थ निकल रहा है। ऐसे द्विअर्थी समासों से संबंधित प्रश्नों को वाक्य देखकर ही पूछने चाहिए ताकि समास का अर्थ स्पष्ट हो सके। नीचे इस प्रकार के कुछ समासों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जो हिंदी में दो अर्थों में प्रचलित हैं, इसलिए ये 2 अलग अलग प्रकार के समास भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है भाई, अब इस टेबल को हम समास, भेद, विग्रह और बहुव्रीहि में रूपांतरण, अब इस टेबल को हम पढ़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा अव्ययी भाव समास। पहला पद प्रधान, इसमें क्या होता है। अब समास की संरचना देखो। इसमें पहला पद उपसर्ग, पहला पद अवयव, दूसरा पद अवयव शब्द की आवृत्ति। अन्य उदाहरण देखो, प्रतिदिन, यथाशक्ति, जीवन भर और घर घर। आप इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेना, मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा है। फिर है विग्रह। विग्रह का मतलब है दिन के बाद दिन, शक्ति के अनुसार, जीवन पर्यंत, घर के बाद घर। फिर है बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान, दोनों पदों का विशिष्ट अर्थ निकलने पर सभी समासों से बने बहुव्रीहि।
ठीक है। प्रतिकूल कूल यानी किनारा के विपरीत विरुद्ध। अनुमति मति के अनुसार। आज्ञा अनुचर पीछे चलने वाला सेवक। बेधड़क बिना धड़के के निडर निसंकोच। फिर पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण बहुव्रीहि है जो है ना, अन्य ही भाव निकल रहा है इसका। आगे तत्पुरुष समास पढ़ेंगे जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। इसकी संरचना देखें तो कारक चिन्ह को लोप हो जाता है इसमें। को से के द्वारा के लिए से का के की में पर इन सब का लोप हो जाता है। ठीक है। फिर इसके उदाहरण देखें तो यश प्राप्त है ना, ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यश प्राप्त है। और राजपुत्र भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, वनवासी भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और गौशाला भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर विग्रह देखें तो यश को प्राप्त यानी इसका यश प्राप्त, इसका पूरा अर्थ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यश को प्राप्त वो होता है यश प्राप्त। राजा का पुत्र क्या होता है? राजपुत्र। वन में वास करने वाला वनवासी, और गो के लिए शाला गौशाला। अब ये बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान दोनों पदों विशिष्ट अर्थ निकालने पर सभी समासों से बने बहुव्रीहि। तो गगनचुंबी, एक मिनट, हाँ हमने वो अलग पढ़ लिया था, वो नहीं पढ़ेंगे हम। अब कर्मधारय तत्पुरुष समास से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे हम? कर्मधारय तत्पुरुष समास से कंटिन्यू करेंगे। इसकी संरचना देखें तो जह गुणवाचक विशेषण होती है, उपमेय होती है और उपमान होता है। आज्ञा है विशेषण उपमान और उपमेय होते हैं जी। इसके उदाहरण देखें तो नील कमल किसका उदाहरण है? कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण है नील कमल। फिर है हर संगन, फिर है चंद्रमुख, फिर है मुख चंद्र। फिर इसका विग्रह देखें तो नील कमल का मतलब होगा नीला है जो कमल। फिर है हर संगन, जो हरा है जो संगन है। आगे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख वाला। फिर है मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास की संरचना देखें तो संख्यावाचक विशेषण होती है जो है, और विशेष्य होती है। फिर इसके उदाहरण देखें तो त्रिभुज द्विगुज समास का उदाहरण है। चतुष्पथ भी द्विगुज समास का उदाहरण है, और पंचरत्न भी द्विगुज समास का उदाहरण है। फिर इसको पूरा बोलो। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं की आकृति। चतुष्पथ यानी 4 पथों का संगम। पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह है। फिर हम पढ़ेंगे दवदव समास क्या होता है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसकी संरचना देखें तो इतरेतर यानी 2 का अर्थ दोनों में। ठीक है। फिर वैकल्पिक 2 में से कोई एक हो। फिर है समाहार यानी 2 से अधिक। फिर इसके उदाहरण देखें माता पिता, हानि लाभ और बाप दादा जे दवदव समास है। और इसका विग्रह करो। माता पिता यानी माता और पिता, हानि लाभ यानी हानि या लाभ, और बाप दादा मतलब बाप या दादा। फिर ये बहुव्रीहि समास जहाँ अलग से दिया हुआ है। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान दोनों पदों का विशिष्ट अर्थ निकलने पर सभी समासों से बने बहुव्रीहि। इसकी संरचना देखें तो प्रतिकूल कूल किनारा के विपरीत विरुद्ध। अनुमति मति के अनुसार आज्ञा। अनुचर पीछे चलने वाला सेवक। बेधड़क बिना धड़के के निडर या फिर निसंकोच। इसकी संरचना में पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण बहुव्रीहि होता है।
देखो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बहुत ऊंचा। फिर है राजपूत, राजा का पूत, एक जाति विशेष। फिर है स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। मृत्यु। फिर है हितापदेश, हित के लिए उपदेश। संस्कृत की पुस्तक विशेष है। फिर है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश है वो। फिर है पुड़गीकार, पुड़गीकाक्ष, पुंडरिक के समान है जो। पुंडरिक के समान है, समान अक्षी है जिसकी, वो कौन है? विष्णु जी। पहला पद विशेषण उपमान होने के बावजूद विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण बहुव्रीहि होता है। जय। त्रिनेत्र, तीन हैं जिसके नेत्र शिव। चतुर्मुख, चार हैं जिनके मुख ब्रह्मा। पंचनानन, पांच हैं जिनके आनन शिव। आगे है कहाँ सुनी, यानी कहना और सुनना, जवाबी झगड़ा। फिर है रोना धोना, यानी रोना धोना आदि शिकायत करना। फिर है उधेड़ बुन, उधेड़ना या बुनना, विचारों में उथल पुथल, परिवर्तन। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे ये वाले समास होते कंप्लीट। आगे हम चलते हैं। यह समास एक प्रकार दो। आजकल, अब ये देखो जो समास समझाए हुए हैं, कौन सा समास कौन सा होगा। पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिए, अब हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। आजकल समास है क्या प्रकार, कितने? दो है। आजकल विपुल, आजकल, आज जहाँ कल में आने वाला है तो दवदव समास है। आजकल, आजकल 15, 20, 25 वर्ष के युवक के लड़कों में नया काम करने का बहुत साहस है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे चतुर्भुज, चार भुजाओं के क्षेत्र वाला, आयत द्विगु समास हो गया यहाँ पर। फिर है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला देवता, कौन? विष्णु, जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया क्योंकि जहाँ पर अलग ही अर्थ निकल रहा है ना चतुर्भुज का। आगे जो है शमाही, शमाही यानी यह छमाही पत्रिका है, 6 माह के बाद प्रकाशित होने वाली, जहाँ द्विगु समास है। फिर है छमाही, वह अपने दादाजी की छमाही पर घर गया है। किसी की मृत्यु के 5.5 माह बाद किया जाने वाला कर्मकांड विशेष। जो तो जहाँ पर छमाही का अलग ही अर्थ रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। आगे है लिपा पोती, गाँवों में दिवाली पर लोग अपने मिट्टी के घरों की लिपा पोती, लीपना पोतना आदि में लगे हुए रहते हैं। तो जहाँ दवदव समास है, यानी दोनों ही पद प्रधान है। लिपा पोती, जहाँ कोई किसी भी लिपा पोती बातों को छिपाना नहीं करेगा किंतु खरी खरी कहेगा। जहाँ पर लिपा पोती का अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। एक बार आप ऊपर देख लो कि कौन से समास का कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो अवयवी बहुव्रीहि समास में पहला पद प्रधान होगा और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, जो कर्मधारय और द्विगु कर्मधारय समास होगा, जहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होगा। दवदव में दोनों ही पद प्रधान होंगे और बहुव्रीहि में अन्य ही अर्थ निकलेगा, वहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होगा। तो हम लोगों ने अब हम लोक नायक से कर रहे हैं। लोक का नेतृत्व करने वाला, अच्छे लोक नायक समाज को सही दिशा में ले जाते हैं। जहाँ पर संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि जहाँ लोकनायक का संबंध स्थापित किया गया है लोगों के साथ है ना, एक समाज के साथ, तो जहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। आगे है लोकनायक, लोकनायक ने इंदिरा जी की आपातकालीन शासन व्यवस्था का विरोध किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जहाँ पर बहुव्रीहि
समास है, क्योंकि जहाँ पर लोकनायक का अर्थ है कि विशिष्ट किसी अन्य व्यक्ति से लिया जा रहा है और वो अन्य व्यक्ति कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। फिर है सिर दर्द। मेरे सुबह से सिर दर्द, सिर में दर्द हो रहा है, जहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है। फिर है सिर दर्द। जो है परीक्षा हमारे लिए सिर दर्द परेशानी बनी हुई है, तो जहाँ सिर दर्द का अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। फिर है नमक मिर्च। सब्जी में नमक मिर्च दोनों ही तेज हैं, तो दोनों देखो दोनों ही पद प्रधान है, नमक और मिर्च, तो जहाँ पर दबदब समास हो गया। फिर है नमक मिर्च। जैसा हुआ है वैसा बताओ। नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है। नमक मिर्च लगाना अर्थात अपनी ओर से जोड़ तोड़ कर बढ़ चढ़ कर बताना। जहाँ पर नमक मिर्च का एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। आगे समास विग्रह का तरीका। समास विग्रह का मतलब होता है विग्रह करना, जो बात बोली जा रही है उसको पूरा बोलना, पूरे शब्दों में बोलना ही विग्रह है। प्रत्येक समास के विग्रह का तरीका अलग अलग है, किंतु किसी भी समास के विग्रह करने में आधारभूत रूप से दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। समास का विग्रह अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों के आपसी संबंध को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जैसे देखो भी ऊंट गाड़ी, तो जहाँ पर ऊंट और गाड़ी दोनों ही शब्दों को ध्यान में रखेंगे और फिर हम इस शब्द का विग्रह करेंगे। तो ऊंट गाड़ी का मतलब है ऊंट से चलने वाली गाड़ी। घोड़ा गाड़ी का मतलब है घोड़े से चलने वाली गाड़ी। माल गाड़ी का विग्रह है माल ढोने के लिए गाड़ी। डाक गाड़ी का विग्रह है डाक से जाने के लिए गाड़ी। रेलगाड़ी का विग्रह है रेल पर चलने वाली गाड़ी। चील गाड़ी का विग्रह है चील के समान गाड़ी। हवाई जहाज बहुव्रीहि समास है जहाँ पर, है ना, क्योंकि जहाँ पर चील गाड़ी का अर्थ अलग ही निकाल दिया गया ना, हवाई जहाज मतलब निकाल दिया गया इसका, तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। आगे कर्ण फूल। कर्ण में पहनने के लिए फूल। फिर है हथ फूल। हाथ में पहनने के लिए फूल। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हम आराम से आनंद से कर सकते हैं। फिर है स्वर्ण फूल, यानी स्वर्ण से बना हुआ फूल। रजत फूल का विग्रह है रजत से बना हुआ फूल। नर बलि का विग्रह है नर की बलि यानी भेंट। और पशु बलि का विग्रह है पशु की बलि। भूत बलि का विग्रह है भूत के लिए बलि। और काक बलि का विग्रह है काक कौआ के लिए बलि। और दिनों दिन का विग्रह है दिन के बाद दिन। वर्षों वर्ष का विग्रह है वर्ष के बाद वर्ष। रातों रात का विग्रह है रात ही रात में। और हाथों हाथ का विग्रह है हाथ ही हाथ में। आगे है समास के विग्रह में यथासंभव उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रयोग समास में हुआ है, उनके समानार्थक शब्द का नहीं। जैसे समास और शुद्ध विग्रह और फिर अशुद्ध विग्रह। तो शुद्ध विग्रह और अशुद्ध विग्रह देखेंगे हम समास का। तो शरणागत का शुद्ध विग्रह क्या है शरण को आगत, और अशुद्ध विग्रह क्या है शरण को आया हुआ। आगे है समास है गौशाला। इसका शुद्ध विग्रह है गौ के लिए शाला, और इसका अशुद्ध विग्रह है गायों के लिए शाला। आगे है पाषाण हृदय समास। इसका शुद्ध विग्रह है पाषाण के समान हृदय, और इसका अशुद्ध विग्रह है पत्थर के समान हृदय। आगे है समास सद्बुद्धि। इसका शुद्ध विग्रह है सत्य है जो बुद्धि। आगे हमारा है कि अशुद्ध विग्रह बताओ इसका, वो अच्छी है जो बुद्धि। आगे है घस खुदाई समास। इसका शुद्ध विग्रह है घास की खुदाई, और इसका शुद्ध विग्रह है घस की खुदाई। यद्यपि कुछ समासों के विग्रह में विशेष रूप से अवयवी भाव समास के विग्रह में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति में अन्य समानार्थ शब्द का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे यथाशक्ति में यथा के लिए अनुसार शब्द का प्रयोग करते हुए शक्ति के अनुसार विग्रह करना पड़ता है, न कि शक्ति के यथा। आगे हम अवयवी भव समास को समझेंगे। अवयवी भव समास का अर्थ है जो समास अवयव
शब्द का आशय उस शब्द से है जिसका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक जैसा होता है, उसके रूप में कोई व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता का भाव दे। अवयव की तरह काम करे अर्थात अपना रूप सदैव एक ही रखे, बदले न। अवयवी भव समास में प्राय पहला शब्द उपसर्ग अवयव होता है, जैसे प्रतिदिन, यथा संभव। इन समासों में पहला शब्द प्रति यथा अवयव शब्द है तथा दूसरा शब्द दिन संभव, जहाँ दूसरे पद की तुलना में पहला उपसर्ग अवयव ही प्रधान है, जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो सके। आगे जहाँ संभव हो सकने का भाव जैसा पर निर्भर करता है, अतः पहले शब्द का ही अर्थ प्रधान है, जहाँ पर पहले शब्द का ही अर्थ प्रधान है। फिर है समासों के आगे जो है वो है हमारा कि समासों के भेद के लिए यह पद प्रधानता एवं पद के स्थान का आधार संस्कृत व्याकरण के पाणिनि के पूर्व से ही चला आ रहा है। मुख कमल, उपमेय, उपमान, मुख रूपी कमल में भी मुख पर कमल का आरोप होने से दूसरा पद कमल ही प्रधान हो जाता है। मुख कमल मुख कमल मुरझा गया। वाक्य में मुरझाना क्रिया कमल के लिए ही आई है, मुख के लिए नहीं आई है। कमल मुख, कमल के समान मुख उपमा अलंकार है इसमें। कमल मुख में तो दूसरा पद मुख प्रधान है ही, जहाँ यद्यपि शब्द क्रम बदल गया किंतु समास तो कर्मधारय ही है, क्योंकि दोनों ही समासों में दूसरा पद प्रधान है। आगे है यद्यपि अवयवी भव समास में यह संभव है कि पहला पद अवयव न होकर दूसरा पद अवयव हो और वह प्रधान हो, जहाँ दोनों में से कोई भी पद अवयव न हो और फिर भी सारा पद अवयव यानी अपरिवर्तनशीलता का भाव रखता हो और इस प्रकार अवयवी भव हो, जैसे हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, पहले पहल, पल पल आदि। अतः अवयवी भाव समास का मुख्य आधार प्रथम पद की प्रधानता न होकर उसमें अवयव का भाव अपरिवर्तनशीलता का भाव होना ही है। फिर भी अधिकतर अवयवी भव समासों में पहला ही पद प्रधान होता है। अवयवी भव समास क्रिया विशेषण एडवर्ब का काम करते हैं, अर्थात वे क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि उनका एक पद उपसर्ग अवयव हो सकता है किंतु दूसरा पद संज्ञा विशेषण होता है। प्रतिदिन समास में दिन पद संज्ञा है किंतु काम में क्रिया विशेषण की तरह आता है। मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा, कालवाचक क्रिया विशेषण इसी तरह क्योंकि इसमें बोल रहा है ना कि मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। आगे देखो विवेक अत्यधिक सोता है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। विपुल सार्थक बोलती है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे मित्र सपत्नीक आए, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लड़के ने दिन भर काम किया, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है ना, जिसमें जिसकी बात हो रही है। जैसे सपत्नीक में रीति की बात हो रही है, सार्थक में रीति की बात हो रही है, दिन भर में काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इधर से रेलगाड़ी हर घड़ी गुजरती है, तो यहाँ भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे अवयवी भव समास का विग्रह है, तो अवयवी भव समास परीक्षा में सामान्यतः पहचानने की दृष्टि से पूछा जाता है, विग्रह की दृष्टि से बहुत कम, क्योंकि अवयवी भव समास में पहला जहाँ दूसरा पद अवयव या उपसर्ग होता है और विग्रह करने में अवयव जहाँ उपसर्ग को ज्यों का त्यों काम में नहीं ले सकते, उसका अर्थ ही बताना होता है। जैसे अनुकरण का विग्रह करण के बाद करण ही करना होगा, जहाँ अनुपसर्ग का ज्यों का त्यों उपसर्ग ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि राजपुत्र
तत्पुरुष समास में राजा का पुत्र विग्रह करते हुए दोनों पदों राजा पुत्र का ज्यों का त्यों प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अव्ययी भाव समास के विग्रह में उपसर्ग एवं अवयव का अर्थ ही देना होता है। आगे अव्ययी भाव समास की संरचना कैसी होती है? तो अव्ययी भाव समास की संरचना 4 प्रकार से होती है। पहला देखो, पहला पद उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन, अनुकरण। सेकंड है पहला पद अवयव, यथाविधि, भरपेट। फिर है दूसरा पद अवयव या उपसर्ग, लाभार्थ, सरयू पार और नित्य प्रति। आगे है 4 एक ही पद की आवृत्ति, घर घर, मंद मंद, चला चली, लूट मलूट। जहाँ चारों प्रकार की संरचनाओं वाले अव्ययी भाव समास प्रस्तुत हैं। तो देखो भी, पहला पद उपसर्ग, जिससे अतिरिक्त, रिक्त से अलग, अलावा। तो जह अव्ययी भाव समास में उपसर्ग है। अतिरिक्त यानी रिक्त से अलग उपसर्ग है, ठीक है। अतिरिक्त यानी रिक्त से अलग यानी अलावा। फिर अतिसार यानी सार की अति। फिर है अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे। आगे है अत्यंत यानी अंत से भी अधिक परे, अंत से भी अधिक परे। फिर अत्यधिक यानी अधिक से अधिक। अत्यल्प यानी बहुत ही अल्प, अल्प की अति। आगे अत्याचार, आचार का अतिक्रमण। आगे है अत्याधुनिक यानी आधुनिक से भी अधिक। फिर है अत्यावश्यक यानी आवश्यकता से अधिक। फिर है अत्युत्तम यानी उत्तम से उत्तम। फिर है अनुकरण यानी करण, करना के अनुसार करना। अनुक्रम, क्रमानुसार। फिर है अनुगमन, गमन के पीछे गमन। अनुगंगा, गंगा के समीप। अनुचिंतन, चिंतन के बाद चिंतन। अनुदित, दिन के बाद दिन। अनुदेश, देश यानी कथन के अनुसार। अनुदान, दान की तरह का दान, दान की तरह का दान। फिर है अनुमान, अनु का मतलब है पीछे, अर्थात प्रत्यक्ष के अनंतर किया गया ज्ञान। भारतीय दर्शन में अनुमान एक प्रमाण है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर होता है। फिर है अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। अनुसरण यानी शरण जाना के बाद शरण। अनुसार यानी जैसा सार है वैसा। आकंठ यानी कंठ तक। आजन्म यानी जन्म से। आ जानो यानी जानो, घुटने पर्यंत यानी तक। आजानुबाहु, आजानुबाहु यानी जानो, घुटने तक बाहुएं। आजीवन यानी जीवन भर। आपाद मस्तक, मस्तक से पाद यानी पांव तक, है ना, हमारे कहाँ तक हो जाएगा, पैर तक। आगे है अपान भोजन यानी भोजन से पान तक। फिर है अपूर्ण यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ। आबाद, आबाल, वृद्ध, वृद्ध यानी बाल से वृद्ध तक। आमरण यानी मरण तक। आरक्षण यानी भली भांति रक्षण किया हुआ। आसमुद्र यानी समुद्र पर्यंत। पुस्तर, जिसको तैरना तर कठिन दुस्सह हो, है ना। नियंत्रण यानी ठीक तरह यंत्रण, कंट्रोल। नियमन, नियम के अनुसार करना। निमंत्रण यानी भली प्रकार से मंत्रण। निरहंकार यानी हंकार से रहित। निरामिष, आमिष मांस से रहित। निर्भय यानी भय से रहित। निर्विकार यानी बिना विकार के। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। निरंतर यानी रंध्र से रहित। नीरव यानी रव, ध्वनि से रहित। नीरस यानी रस से रहित। निरोग, रोग से रहित। निडर,
निडर, अब देखो निरोग में निरोगी कभी मत करना, हमेशा निरोग ही आएगा। निडर यानी बिना डर के, प्रतिशन यानी हर क्षण, प्रतिघात यानी घात के बदले घात, हर दिन यानी प्रतिदिन, है ना। आगे प्रतिधवधवी, धवधव संघर्ष, घर्षण, घर्षण करने वाले का विरोधी। आगे है प्रतिपल यानी हर पल, प्रतिशत यानी प्रत्येक शत यानी सैकड़ा, प्रतिहिंसा हिंसा के बदले हिंसा, प्रत्याघात आघात के बदले आघात, प्रत्यंग हर प्रतिअंग, प्रत्यक्ष अक्षी आँख के आगे, प्रत्यारोप आरोप के बदले आरोप, प्रत्याशा यानी आशा के बदले आशा। फिर है प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, प्रत्युपकार प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्येक हर एक, समक्ष यानी अक्षी आँख के सम सामने, विशुद्ध विशेष विरूप से शुद्ध, व्यर्थ यानी जिसका अर्थ चला गया है, दरअसल यानी असल में उर्दू के उपसर्ग, दर हकीकत यानी हकीकत में उर्दू के उपसर्ग। आगे है हकीकत में क्या है, उपसर्ग है ना, वो किसके हैं, उर्दू के हैं। आगे पहला पद अवयव, पहला पद अवयव, इस प्रकार के अवयवी भव समास में पहला पद उपसर्ग के बजाय अवयव होता है। इन समासों का विग्रह इस प्रकार किया जाता है, अन, अन्न, न, ना, पर, भर, यथा, स, हर आदि उपसर्ग नहीं अवयव शब्द होते हैं। जैसे देखो अकारण बिना कारण के, अनजाने बिना जानकर, अपवित्र न पवित्र, अवैतनिक न वेतनिक, अवैध न वेद, असंभव न संभव, असाध्य न साध्य, आगुलफ टखना पर्यंत, तथागति वैसी गति है, तथा प्रजा वैसी ही प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, नगण्य न गण्य, नानुमनिक नामुमनिक न मुमकिन, नापसंद न पसंद, परोक्ष अक्षी आँख से परे, पर विसर्ग प्लस अक्षी इसकी संधि होगी। आगे बहिव्रती यानी बाहर रहने वाला, इसकी संधि क्या हो जाएगी, बहि विसर्ग व्रती। भर पेट, पेट भरकर, भर सक, सक सामर्थ्य भर, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, जो क्रम निर्धारित है उसके अनुसार, यथानुरूप यानी उसी के अनुरूप, यथामति जैसी मति बुद्धि है, यथा योग्य, यथा योग्य जितना योग्य है, यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ है, यथा विधि जैसी विधि निर्धारित है, जैसी विधि निर्धारित है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, और जो है आरएस में आया हुआ है, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथासंभव जितना संभव हो सके, जैसा संभव हो, यथा समय जो समय निर्धारित है, यथासाध्य जितना साधा जा सके, यथास्थान जो स्थान निर्धारित है, यथास्थिति जैसी स्थिति है, यथोचित यथोचित जैसा उचित है वैसा, यावजीवन जब तक यावत जीवन है, सकुशल कुशलता के साथ, सपत्नीक पत्नी के साथ, सपरिणाम परिणाम के सहित, सपरिवार परिवार के साथ, सप्रमाण प्रमाण सहित, सप्रसंग प्रसंग के सहित, सबाधव बंधुओं सहित, सशक्त शक्ति के साथ, सशर्त शर्त के साथ, सहर्ष हर्ष सहित, सानंद आनंद सहित,
सानुज अनुज के साथ, सावधान अवधान के साथ, हर रोज प्रत्येक रोज, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष, हर साल प्रत्येक साल। आगे है दूसरा पद अवयव। कुछ अवयवी भव समासों में दूसरा पद अवयव होता नित्य प्रति में दूसरा पद उपसर्ग ही है। जिनका विग्रह इस प्रकार है। जिसमें दूसरा पद अवयव हो उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। फिर इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। कथनानुसार, कथन के अनुसार। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ। क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। गंगा पार, गंगा के पार। गमनार्थ, गमन के अर्थ लिए। जी भर, जी भरकर। जीवन पर्यंत, जीवन रहने तक। जीवन भर, पूरे जीवन या जीवन पर्यंत। दर्शनार्थ, दर्शन के अर्थ यानी लिए। दानार्थ, दान के अर्थ लिए। दिन भर, पूरे दिन। ध्यानपूर्वक, ध्यान के साथ। नित्य प्रति यानी नित्य ही इसमें दूसरा पद उपसर्ग है। ऊपर एग्जाम्पल है निर्देशानुसार यानी निर्देश के अनुसार। प्रत्यनुपूर्वक, प्रत्यनपूर्वक यानी प्रत्यन के साथ। भोजनार्थ यानी भोजन के अर्थ लिए। मरणोपरांत यानी मरण के लिए। मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक। योग्यतानुसार, योग्यता के अनुसार। लाभार्थ, लाभ के अर्थ लिए, लाभ के अर्थ लिए। ठीक है। विवाहोपरांत यानी विवाह के उपरांत। विवेकपूर्वक यानी विवेक के साथ। विश्वासपूर्वक, विश्वास के साथ। श्रद्धा, श्रद्धानुसार यानी श्रद्धा के अनुसार। सरयू पार, सरयू के पार। सेवोपरांत, सेवा के उपरांत। सेवार्थ, सेवा के अर्थ लिए। हितार्थ, हितार्थ हित के अर्थ लिए। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट पद की आवर्ती से बने अवयवी भाव समास। तो इस प्रकार के अवयवी भाव समास में नामपद, नामपद, संज्ञा विशेषण एवं क्रिया की आवर्ती होती है। कहीं कहीं अवयव शब्द की भी आवर्ती से यह समास बनता है। हिंदी में शब्द की आवर्ती से घर घर, हाथों हाथ जैसे अवयवी भाव समास बहुत बनते हैं और इस दृष्टि से हिंदी की यह समास क्रिया बहुत समृद्ध है। जहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि ये संज्ञा विशेषण पद अन्यंतर तो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अवयवी भाव समास में आवर्ती के रूप में आने पर उनका रूप स्थिर हो जाता है। इसलिए तो ये अवयवी भाव समास में सम्मिलित किए जाते हैं। इन समासों का विग्रह इस प्रकार है। संज्ञा की आवर्ती से बने समास। तो हम जो संज्ञा की आवर्ती यानी जिसे दो दो बार बोला जाए, संज्ञा का मतलब है किसी का नाम, और जिन नामों को दो दो किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का नाम, और जिन नामों को दो दो बार बोला जाए वो संज्ञा की आवर्ती में आते हैं। और जहाँ पर बताया गया है संज्ञा की आवर्ती से बने समास कौन कौन से होते हैं, तो उनके क्या दिए गए हैं एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल है घड़ी। घड़ी यानी घड़ी समय की इकाई है, तो घड़ी के बाद घड़ी। घर घर यानी घर के बाद घर। चेहरे चेहरे, हर चेहरे पर। दाने दाने, हर दाने पर। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। रातों रात, रात ही रात में। साल बै साल, एक साल के बाद दूसरे साल। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। विशेषण की आवर्ती से बने समास। अब हम विशेषण की आवर्ती से बने समास देखेंगे। भी विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हों, जैसे आदि उपात यानी आदि से उपांत तक। एक एक, एक के बाद एक, एक बारंगी यानी एक बार। फिर है दोबारा यानी दो बार। फिर है हमारा समास
पहले पहल, सबसे पहले। साफ साफ, साफ के बाद साफ। मंद मंद, मंद के बाद मंद। खासम खास, खास से खास में से खास। आगे है क्रिया की आवर्ती से बने हुए समास। तो पहला एग्जाम्पल है क्रिया यानी काम करना हो, तो क्रिया से बने हुए समास देखते हैं। वो है गहन, गहमा, गहमी। गह यानी चहल, चहल के बाद गह, गह के बाद गह। फिर है तना, तना, तनी यानी तनने के बाद तनना। देखा देखी, देखने के बाद देखना। चला चली, चलने के बाद चलना। भागम भाग, भागने के बाद भागना। मारा मारी, मार के बाद मार। लूटम लूट, लूट के बाद लूट। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना। टाल मटोल, टालने के बाद टालना। रेलम पेल, रेल से ही रेल। ऊपर है संज्ञा की आवर्ती से बने समास। जैसे संज्ञा की आवर्ती से बने समास, पहला एग्जाम्पल है सालों साल, साल के बाद साल। कानों कान, एक कान के बाद दूसरे कान में। काम ही काम, एक काम के बाद दूसरा काम। अवयव आवर्ती से बने समास, जैसे धड़ाधड़, धड़ के बाद पुन, धड़ की आवाज। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। बार बार यानी बार के बाद बार। बीचों बीच, बीच के बाद बीच में, बीच के भी बीच में। आगे सर्वनाम की आवर्ती से बने समास। कभी न कभी, कभी में से कभी। कुछ न कुछ, कुछ में से, कुछ में से कुछ। कोई न कोई, कोई में से कोई। आगे है पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद अवयवी भाव नहीं बल्कि तत्पुरुष। तो हिंदी में अवयवों से बने हुए कुछ ऐसे समास भी हैं जिनके रूप बदल जाते हैं, अर्थात अनेक समासों में पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद उनमें अवयव होने का भाव नहीं होता। जैसे प्रतिध्वनि के प्रतिध्वनियाँ और प्रतिध्वनियों वाले बहुवचन रूप भी चलते हैं। इसी तरह प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाएं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों, प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं आदि शब्द भी अवयवी भावी नहीं हैं। इसलिए दूसरे पद की प्रधानता के कारण ये समास तत्पुरुष ही हैं। नीचे लिखे समासों का प्रथम पद उपसर्ग है, किंतु हिंदी में इन समासों का रूप वचन आदि के कारण बदल जाता है। इसलिए इनमें अवयवी भाव अपरिवर्तनशीलता न होने के कारण ये अवयवी भाव समास नहीं है बल्कि तत्पुरुष समास हैं, क्योंकि इनका दूसरा पद प्रधान है। अर्थ की दृष्टि से भी और रूप परिवर्तन की दृष्टि से भी ये समास संज्ञा पदों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में नहीं। संज्ञा पदों के बहुवचन बनते हैं किंतु क्रिया विशेषणों के नहीं, अतः ये तत्पुरुष समास है। हिंदी व्याकरणों को इन्हें उक्त आधारों पर समास तत्पुरुष के रूप में ही पूछा जाना चाहिए, किंतु परीक्षा में यदि तत्पुरुष का विकल्प ही न आए तो मजबूरी में अवयवी भाव के विकल्प को चुना जा सकता है। अब देखो पहला पद उपसर्ग, अवयव, फिर भी तत्पुरुष। तत्पुरुष और विग्रह, अत्याचार और विकारी रूप देखेंगे भी इसका। तत्पुरुष देखेंगे पहले, फिर उसका विग्रह देखेंगे, फिर उसका विकारी रूप देखेंगे। जैसे अत्याचार, तो इसका विग्रह क्या हो गया? अति पूर्ण आचार। और इसका विकारी रूप है अत्याचारो। फिर है अनुकृति, विग्रह इसका कृति की कृति और इसका विकारी रूप है अनुकृतियाँ, अनुकृतियाँ। आगे अनुगामी, विग्रह इसका पीछे चलने वाला और विकारी है अनुगामियों, अनुदेश। विग्रह इसका एक प्रकार का देश यानी कथन और इसका विकारी है अनुदेशो। अनुभव का विग्रह भव के बाद भव, ठीक है, यानी
भव होने के बाद भव महसूस होना। और इसका विकारी है अनुभवो। अनुसंधान यानी विग्रह इसका संधान के बाद संधान। और उसका विकारी है अनुसंधानो। अनुबंध इसका जो विग्रह है वो है एक के बंधने के बाद दूसरे के बंधने का कार्य है। उसका विकारी है अनुबंधों। आदेश इसका विग्रह है आदेश का विग्रह है एक प्रकार का देश यानी कथन। और इसका विकारी है आदेशों। उपकार का विग्रह है अच्छा कार्य यानी कार्य। और इसका विकारी है उपकारों। उपनिरीक्षक इसका विग्रह है निरीक्षक का सहायक निरीक्षक। और उसका विकारी है उपनिरीक्षकों। आगे है नलायक इसका विग्रह है जो लायक नहीं। और इसका विकारी है नलायकों। आगे है ना समझ इसका विकारी है समझदार। इसका विग्रह है समझदार नहीं। और इसका विकारी है ना समझो। निकम्मा इसका विग्रह है काम नहीं करने वाला। और इसका विकारी है निकम्मे निकम्मो। आगे निठल्ला इसका विग्रह है विशेष रूप से ठाला। और इसका विकारी है निठल्नो। निपुत्ता इसका जो विग्रह है वो है पूत रहित। और इसका विकारी है निपुत्तो। आगे निर्देश इसका विग्रह है विशेष प्रकार निर्देश इसका जो विग्रह होगा विशेष प्रकार का देश। और इसका विकारी होगा निर्देशों। आगे है निर्दोष इसका विकारी होगा दोष से रहित। और इसका विग्रह होगा दोष से रहित। और इसका विकारी होगा निर्दोषों। आगे निर्धन इसका विग्रह होगा धन से रहित। और जो इसका विकारी है वो है निर्धनों। आगे है निर्बल इसका विग्रह होगा बल रहित। और इसका विकारी होगा निर्बलो। निरोग को कभी भी निरोगी मत करना, इससे सही में निरोग ही होता है। निरोग का मतलब निरोग का विग्रह है रोग से रहित। और इसका विकारी है निरोगियों। प्रतिकृति और इसका विग्रह होगा कृति जैसी कृति। इसका विकारी होगा प्रतिकृतियों। आगे प्रतिक्रिया का विग्रह होगा क्रिया की क्रिया। और इसका विकारी होगा प्रतिक्रियाओं। आगे है प्रतिध्वनि इसका विग्रह होगा ध्वनि की ध्वनि। और इसका विकारी होगा प्रतिध्वनियों। आगे है प्रतिनिधि का विग्रह होगा निधि जैसा निधि। और इसका विकारी होगा प्रतिनिधियों। प्रतिनियुक्ति विग्रह देखें किसी अन्य पद के स्थान पर नियुक्ति। इसका विकारी होगा प्रतिनियुक्तियाँ। आगे प्रतिबिंब का विग्रह बिंब का बिंब। और इसका विकारी प्रतिबिंबो। प्रतियोगिता का विग्रह है योग सहभागी के साथ योग देने की क्रिया। और इसका विकारी है प्रतियोगिताएं ओ। आगे है प्रतियोगी इसका प्रतियोगी का विग्रह है योगी के साथ योगी। और इसकी जो विकारी है वो है प्रतियोगिताएं प्रतियोगियों। इसका प्रतियोगी होगा भाई। प्रतिलिपि का विग्रह देखें तो लिपि की लिपि। और इसका विकारी देखें प्रतिलिपियां और प्रतिलिपियों। आगे है प्रतिवादी का विग्रह है वादी के विरुद्ध वादी। और वादी के विरुद्ध वादी। और इसका विकारी क्या होगा प्रतिवादियों। बेचारा इसका विग्रह होगा चारा उपाय रहित चारा रहित। और इसका विकारी होगा बेचारे या फिर बेचारों। विकृति का विग्रह होगा कृति से विपरीत। और इसका विकारी होगा विकृतियाँ या फिर विकृतियों। विज्ञान इसका विग्रह देखें विशेष प्रकार का ज्ञान। और इसका विकारी विज्ञानों। आगे है विज्ञापन का विग्रह है विशेष प्रकार का ज्ञापन। ठीक है यानी बताना।
और इसका विकारी होगा विज्ञापनों। विदूषक, विदूषक का विग्रह है विशेष प्रकार का दूषक और इसका विकारी होगा विदूषकों। आगे है विमाता, विमाता का विग्रह होगा माता से भिन्न माता और इसका विकारी होगा विमाताएं या फिर विमाताओं। विरोध, विरोध का विग्रह होगा विशेष प्रकार का रोध यानी रुकावट और इसका विकारी होगा विरोधों। आगे है विसंगति, विसंगति का विग्रह होगा संगतिका विरोध, संगतिका विरोध और इसका विकारी होगा विसंगतियाँ या फिर विसंगतियों। आगे है व्यवस्था, व्यवस्था का विग्रह होगा विशेष प्रकार की अवस्था और इसका विकारी होगा व्यवस्थाओं। संताप, संताप का विग्रह होगा विशेष प्रकार का ताप और इसका विकारी होगा संतापों। आगे है संपादक, संपादक का संपादक, संपादक का विग्रह होगा ठीक तरह से जोड़ने वाला और इसका विकारी होगा संपादकों। संभावना का विग्रह है उचित रूप से घटित होने वाला, होने की स्थिति यानी भावना और इसका विकारी होगा संभावनाओं। आगे संशोधन, संशोधन का विग्रह है उचित रूप से शोधन और इसका विकारी संशोधनों। आगे है संस्कार, संस्कार का विग्रह है उचित रूप से काम करना और इसका विकारी होगा संस्कारों। संस्कृति, संस्कृति का विग्रह देखो तो उचित रूप से की हुई और इसका उचित रूप से की हुई और संस्कृति का विकारी होगा संस्कृतियाँ या फिर संस्कृतियों। आगे समालोचना, समालोचना का विग्रह होगा सम्यक रूप से आलोचना और इसका विकारी होगा समालोचनाएं या फिर समालोचनाओं। आगे समीक्षा, समीक्षा का विग्रह होगा ठीक तरह से देखना और इसका समीक्षा का विग्रह होगा ठीक तरह से देखना और समीक्षा का विकारी है समीक्षाएं या फिर समीक्षाओं। आगे सहगामी, सहगामी का विग्रह होगा साथ गमन करने वाला और इसका विकारी होगा सहगामियों। आगे सहचर, सहचर का विग्रह होगा साथ चलने वाला और इसका विकारी होगा सहचरों। सहोदर, सहोदर का विग्रह होगा उसी उदर से और इसका विकारी होगा सहोदरों। इसका विकारी क्या होगा सहोदरों। आगे है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में पहला पद किसी न किसी रूप में दूसरे पद की विशेषता बताने का, किसी न किसी रूप में उसके अर्थ के विस्तार करने का कार्य करता है, इसलिए वह दूसरे पद पर निर्भर करता है, दूसरे पद के लिए समर्पित रहता है, अर्थात दूसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे जल धारा का विग्रह है जल की धारा और जल की धारा बह रही है, वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है जल से नहीं है। बह रही है क्रिया स्त्रीलिंग में है धारा के कारण, जबकि जल तो पुल्लिंग है, अतः जहाँ बाद वाले पद धारा की प्रधानता है इसलिए यह तत्पुरुष समास है। जहाँ जल पद धारा की विशेषता भर बता रहा है, यह धारा रक्त की भी हो सकती है, रक्त धारा, दुग्ध की भी हो सकती है, दुग्ध धारा, लेकिन महत्वपूर्ण पद धारा ही है। तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। विग्रह करते समय हम इन कारक चिन्हों को पुनः जोड़ देते हैं। कर्ता और संबोधक कारक के लोप होने से कोई समास नहीं बनता। इन दोनों को छोड़कर शेष 6 कारकों कर्म कारण कारक
ठीक है। फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक के लुप्त हुए चिन्हों के आधार पर इनके भेद इस प्रकार हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष देखो तो कर्म के कारण चिन्ह को के लोप होने से बनने वाले समास कर्म तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे अधिकार प्राप्त तो अधिकार को प्राप्त, आत्म विस्मृत आत्म को विस्मृत किया हुआ, समय को भूला हुआ, आदर्शोन्मुख यानी आदर्श को उन्मुख, आपत्तिजनक यानी आपत्ति को जन्म देने वाला, कनपट्टी तोड़ यानी कनपट्टी को तोड़ने वाला, कष्ट सहिष्णु यानी कष्ट को सह लेने वाला, क्रमागत यानी कर्म को आगत, कार्योन्मुख यानी कार्य को उन्मुख, खंडगदर यानी खड्ग तलवार को धारण करने वाला, ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त। तो ये क्या है, ये हमारा ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। इसी के साथ आज का हमारा जो है क्लास ख़त्म होती है। अच्छे से पढ़ो और जॉब लोग हो। जय हिंद, जय भारत।